हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 29 जून 2022। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस अर्ली मॉर्निंग लेकर आती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना आज का द हिंदू, बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो। पहले तो खुद का दुख, दूसरा है दूसरों का सुख। देखो क्या होता है ना, हम लोग अपने दुखों को गिनने लग जाते हैं, अपने परेशानियां गिनने लग जाते हैं या फिर एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। तो इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी जगह पर हमें ये करना चाहिए कि हम ये देखें कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम दूसरों के सुख को गिनते रहते हैं, ये सोचते हैं कि अरे दूसरों के साथ तो देखो ये हो गया, दूसरे लोग तो बाहर चले गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, और ये सब सोचते सोचते हम अपने आप को डिग्रेड करने लग जाते हैं। तो ये भी गलत है। दूसरों के सुख को देखकर खुश हो, बट ये नहीं कि आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओ एंड आपने जो लाइफ में अचीव करा आप उसको अंडररेट करने लग जाओ। तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर ये दो चीज़ों को हम करने लग जाएंगे। इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर को। पेज नंबर 1 पर हमें देखने को मिली है न्यूज़, G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स। देखो रेपिटेडली हम ये न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हैं कि G7 की जो समिट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि जो यूक्रेन है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं एंड आउटवर्डली सपोर्ट कर रहे हैं। एंड रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया है, जो वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से यूक्रेन ने झेला है, उसको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। G7 समिट में ये भी हुआ कि सीवियर एंड इमीडिएट इकोनॉमिक कॉस्ट रशिया को झेलने पड़ेंगे, ये कहा गया G7 कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये बेसिक बात है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरा आर्टिकल के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो जुबैर्स पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड बाय 4 days। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हमें पता है जो मोहम्मद जुबैर हैं, हु इज़ ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ ऑल्ट न्यूज़, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, दिल्ली पुलिस ने बेसिकली करी है। एंड ये इसलिए हुई है क्योंकि एक ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट माना जा रहा है जो कि उन्होंने 2018 के अंदर किया था। उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। पेज नंबर 1 पर आर्टिकल है, फिर पेज नंबर 3 पर आर्टिकल है, फिर पेज नंबर 12 पर आर्टिकल है। देखो इन सब आर्टिकल से हमें क्या चीज़ निकालनी है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये जो मोहम्मद जुबैर हैं ये क्या हैं, ये एक फैक्ट चेकर हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट चेकर क्या होता है, जो न्यूज़ होती हैं जो नॉर्मल हमें देखने को मिलती हैं, डे टू डे हमारे सामने आती हैं, उसके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि फेक न्यूज़ को फैला दिया जाए। तो ये जो फैक्ट चेकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्स को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या ये न्यूज़ सही भी है कि नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा रेगुलेट होने लग जाती है, हम ट्विटर पे भी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो फेक है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कौन देखते हैं, इस चीज़ को फैक्ट चेकर देखते हैं। तो ये जो मोहम्मद जुबैर थे ये फैक्ट चेकर भी हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है पीएम हेल्स यूएईज हेल्प ड्यूरिंग दी पैंडमिक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्यूसडे को एक तरीके से थैंक्स बोला है यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स के जो मेन पर्सन है, जो प्रेसिडेंट है उनको, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायर को, कि कोविड-19 के टाइम पर हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है जो कि यूएई के अंदर रह रही थी, अराउंड 3.5 मिलियन जो लोग थे, उनका इन्होंने ख्याल रखा है एंड ये कोशिश करी है कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। एंड इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं हो सकता। कल ही हमने बात करी थी कि G7 की तो समिट हो ही रही है, बट प्रधानमंत्री जी की शेख मोहम्मद जी से भी जो बातचीत है वो स्टार्ट होने वाली है। यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स के साथ भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो ये हमें एक देखने को मिला है कि मोदी जी ने कहा है, एक थैंक्स बोला है वहाँ के प्रेसिडेंट को। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, बट उससे पहले देखो अगर हमने ये आर्टिकल पढ़ा है तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स के बारे में। तो यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स के ऊपर की साइड आपको यहाँ पे पर्शियन या अरेबियन गल्फ देखने को मिल जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स इज बॉर्डरिंग ओमान एंड सऊदी अरेबिया एंड हैज़ मैरीटाइम बॉर्डर विद ईरान। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ शेयर करते हैं। Therefore, it is a disputed region in the west of the Emirates of Abu Dhabi. Therefore, it is unclear if UAE actually has a border with Qatar or not. ठीक है, अब देखो कतर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि जो वेस्टर्न रीजन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है।
बट आपको ये याद रखना है कि ओमान सऊदी अरेबिया से बेसिकली वो टेरिटोरियल जो है वो आपको बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे, वेर एज अगर हम बात करें मैरीटाइम बॉर्डर की तो वो ईरान के साथ शेयर करता है। चलिए, जस्टिस शर्मा स्वॉर्न इन एज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, अब देखो ये बात हो रही है तो हमें हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये तो एक फैक्चुअल न्यूज़ है कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो हैं, जो कि प्रीवियसली सर्व कर रहे थे एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, उन्होंने ओथ ले लिया एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ये है एक न्यूज़ के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है दैट इट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ओके, एंड उसके बाद आर्टिकल 231 जो है वो क्या बात करता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, तो हर स्टेट के पास होनी चाहिए हाई कोर्ट, ये बात करता है आर्टिकल 214। एंड आर्टिकल 231 ये बात करता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ओके, बट प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जब वो अपॉइंट कर रहे होंगे इन जजेस को। ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ द जज की जब बात होती है तो आर्टिकल 222 के अंदर ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, टेन्योर एंड रिमूवर की अगर हम बात करें तो एक परमानेंट जज जो होता है हाई कोर्ट का सर्व्स अंटिल ही और शी रीचेज द एज ऑफ 62। ठीक है, तो 62 एज आपको याद रखनी है। एंड एनी डिस्प्यूट ओवर द एज ऑफ जजेस आर रिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, रिमूवल की अब हम बात करें, जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन एन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट अगर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑर्डर को लेकर आते हैं तो जो जजेस होते हैं दे विल बी डीम्ड एज रिमूव्ड। एंड ग्राउंड ऑफ रिमूवर यही है कि मिसबिहेवियर देखने को मिले या इनकम्पेसिटी जो है वो देखने को मिले तो इनको रिमूव किया जा सकता है। ओके, अब देखो क्वालिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एम लक्ष्मीकांत है उसके अंदर भी ये लिखा गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट जज की, तो एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, उसको माना जाएगा कि वो फर्दर अपॉइंटमेंट में जा सकता है। फिर ही मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन सबसे पहले तो। फिर ही मस्ट हैव सर्व्ड इन जुडिशियल कैपेसिटी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ओके, एंड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ही मस्ट हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन दिल्ली इन हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है, तो 10 साल हमें देखने को मिलते हैं कि या तो 10 साल उन्होंने सर्व किया हो जुडिशियल कैपेसिटी में इन इंडिया, एंड या फिर ही मस्ट हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, और 2 और मोर सच कोर्ट्स जैसे भी। तो इसको कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन के तौर पर देखा जाता है कि कोई इंसान को जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सब है। अब देखो, एक ये आर्टिकल है, सेल्फ अवेयरनेस का आर्टिकल है, मॉनसून मिसेस डेट विद सिटी टू अराइव बाय फ्राइडे। देखो, सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं, दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं उनको ये पता होगा कि कल का दिन कितना ज़्यादा गर्म था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि मॉनसून हो गया है डिले एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 41.5 डिग्री तक पहुँच गया एंड ह्यूमिडिटी वॉज वेरी हाई, इट वॉज अराउंड 74%। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉनसून जो है वो कहीं ना कहीं डिले हो गया, जिसकी वजह से जो दिल्ली वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, अब देखो मूव ऑन करते हैं अगले आर्टिकल पे जो कि पेज नंबर 4 पर है। रिलीजियस लीडर आस्क लोकल टू वेलकम अमरनाथ यात्रीज। देखो, ये इसलिए इंक्लूड किया मैंने आर्टिकल जिससे आप ये देख सकें कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हमें आगे देखने को मिल रहा है। मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर इन कश्मीर ने एक डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया जहाँ पर रोल ऑफ रिलीजियस लीडर इन वेलकमिंग द पिलग्रिम्स जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जून 30 से हमें जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। कॉन्फ्रेंस हमें मिल्चर द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर इन कश्मीर कंटेक्स्ट हमें टाइटल देखने को मिला है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का, और ये शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर हुआ है।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। अमरनाथ यात्रीज जो हैं उनके लिए एक डेवलपमेंट हमें आती हुई नज़र आई है। एंड कश्मीर के अंदर जो सिविल सोसाइटी हैं वो ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको हेल्ड कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर हो रही है। चलिए अब देखिए पेज नंबर 6 पर आया है अग्निपथ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट एजिटेटिंग फार्मर्स। अब अग्निपथ से रिलेटेड हम देख रहे हैं अलग अलग सरकारें अलग अलग बात बोल रही हैं। हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अग्निवीर्स को आगे जो जॉब है उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके बाद पंजाब में हमें सिचुएशन देखने को मिली कि कह रहे हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आ जाओ, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करो एंड इसको फिर हटा दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला है कि ये कहा जा रहा है कि जो अग्निपथ है वो एक कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट द फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि आर्मी के अंदर जो फार्मर जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जाते हैं। एंड अगर आप गाँव में अगर आप निचले स्तर पर जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक फैमिली के अंदर दादा, उनसे पहले भी, ठीक है, उनके परदादा, फिर उसके बाद उनके बच्चे, सब आपको एक देखने को मिलेगा, एक लीनिएज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि खिलवाड़ कर रहे हो आप लोगों के साथ एंड उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रहा, उनकी कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, 4 साल बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको जॉब मिल पाएगी कि नहीं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड हमें ऐसे जो आर्टिकल हैं वो डेली लगभग देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब देखिए पेज नंबर 8 के तरफ हम मूव ऑन करते हैं, यानी एडिटोरियल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। देखो ये प्लान मैन की बात कर रहे हैं। प्लान मैन यानी ये पीसी महालिनोबिस जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इसके अंदर ये बताया गया है कि जून 29 यानी आज की जो डेट है उसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में देखा जाता है। एंड ये इसलिए रिकॉग्नाइज हुआ क्योंकि प्रसंत चंद्र महालिनोबिस, जिनको प्लान मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, उनका आज बर्थडे है, इस डेट को बर्थडे होता है। अब देखिए ये जो इंसान है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया एंड ही ऑल्सो फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो शेप्ड द प्लानिंग कमीशन। एंड इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से हमारे देश में लार्ज स्केल लेवल पर जो सर्वेज हैं वो हो पाए हैं। एंड डेटा कलेक्शन, पब्लिकेशन, डेटा क्वालिटी, ठीक है, इसके बारे में जो हम बात करते हैं तो उस टाइम पर, इनके टाइम पर इन्होंने जो इन सब बातों के बारे में डेवलपमेंट जो थी वो उसको सामने रखा था। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर, बहुत बड़ा ये आर्टिकल था, इसके अंदर पीसी महालिनोबिस एंड रविंद्रनाथ टैगोर की फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया गया है। उनके दोनों के बीच में 32 ईयर्स का गैप था, बट फिर भी दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉर्डियल थे। महालिनोबिस जी ने एक सीरीज़ भी लिखी है ऑफ ऐसे टाइटल्ड रविंद्र परिचय। ठीक है, ऐसे जब जो होते हैं ना ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो रविंद्र परिचय, इंट्रोडक्शन टू रविंद्र फॉर अ प्रेस्टिजियस बंगाली मैगजीन प्रोबाशी, पीसी ये जो महालिनोबिस हैं ये लेकर आए थे। ही ऑल्सो रोट अ बुक, ठीक है, जिसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर्स विजिट टू कनाडा इन 1929 के बारे में बताया गया है। एंड जब टैगोर जी आइंस्टाइन जी से मिले थे 1930 में, तभी ये उनके साथ थे। एंड टैगोर का डांस ड्रामा बसंत, ठीक है, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि बसंत या जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्प्रिंग सीजन, वो एक डांस ड्रामा है जो कि टैगोर जी ने लिखा है। उसके बाद देखो इसके अंदर ये भी बताया गया कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया, ठीक है, या फिर जो हमें नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो मर्ज होके क्या बन गए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गए। तो इसके बारे में इसके अंदर जिक्र हुआ है। अब देखिए ये जो इंसान है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पद्म विभूषण इनको कहीं ना कहीं उससे ऑनर किया गया है। एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ही फाउंडेड ISI इन कोलकाता, जैसे कि हमने पहले बात कर ली है। ऑल्सो ही लॉन्च्ड संख्या, ठीक है, इंडियन जर्नल ऑन स्टैटिस्टिक्स, ओके। उसके बाद ही स्टैब्लिश्ड नेशनल सैम्पल सर्वे एंड सेटअप सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। ऑल्सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड कंटिन्यूड इन दैट कैपेसिटी टिल 1967, ठीक है। तो उनको याद करते हुए ये जो आर्टिकल है हमें देखने को मिला है। अगले आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्लिम्स ऑफ होप, ठीक है, US के अंदर एक गन रेगुलेशन बिल हमें देखने को मिला है जिसका नाम है बार पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज़ एक्ट,
ठीक है। ये इसलिए आया है क्योंकि हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला था जहाँ पर लोगों की जान चली गई थी, एंड एक माइनर के थ्रू ही हमें देखने को मिला था कि कंडीशन वर्स हुई थी। अब इसी के बारे में बात हुई है, कोई भी बिल आता है, चाहे इंडिया में आए चाहे किसी कंट्री में आए, तो क्या होता है कि बहुत लोग होंगे जो कि उसको सराहेंगे, बहुत लोग होंगे जो कि कहेंगे कि ये गलत है एंड इसके अंदर तो कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट डज़ नथिंग टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, की वेपन्स की अवेलेबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको ज़्यादा रेगुलेट किया जाए। एंड जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी डेमोक्रेट की कि यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक आना चाहिए, कि कोई भी इंसान अगर बाय कर रहा है फायर आर्म्स को तो उनका पहले पूरा चेक करो, उनको देखो कि उनका क्या हिस्ट्री रही है, कहीं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। वेयरएज अगर हम देखें विद इन इट्स कोर एम्बिट द लॉ डज मैंडेट एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक। अगर हम इन रियलिटी देखें तो एक एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक देखने को मिला है। ये बोला है कि स्टेट एंड लोकल जुवेनाइल जो हैं, ठीक है, उनको ध्यान से देखा जाएगा, मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड उनका देखा जाएगा, उसी के बाद जो है फर्दर उनको वेपन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड स्पेशली जो एज 18 to 20 के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो वेपन्स को ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि उनकी मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड को देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कोई इंसान अनसाउंड माइंड का हो और हम उसको वेपन प्रोवाइड कर दें। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है, जो ओनरशिप जो है वो डिनाई कर दी गई है उन लोगों के लिए जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के अंदर इंडल्ज रहे हैं। रेड फ्लैग लॉज दैट विल ग्रांट फेडरल फंड्स टू स्टेट विथ लॉज एनेबलिंग रिमूवल ऑफ गन्स फ्रॉम पर्सन डीम्ड डेंजरस। अगर कोई इंसान डेंजरस दिखाई दे रहा है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वो कॉज कर सकता है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि हम ऐसे इंसान को जो वेपन्स हैं वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। एंड $13 बिलियन को अलग रखा गया है जिससे एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सके, मेंटल हेल्थ पे ऊपर ध्यान जा सके, बच्चों के जो है स्कूल लेवल पर उसकी बात हो रही है। क्राइसिस इंटरवेंशन देखें, वॉयलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को लेकर आएँ कि वॉयलेंट एक्टिविटी में बच्चे पहले ही ना देखें कि हमें वॉयलेंस को आगे रखना है, ठीक है, एंड मेंटल हेल्थ का उनका ख्याल रखा जा सके, ऑल्सो सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। अब देखो इसी के बारे में ये चीज़ें बोली गई हैं। वेरएज जो हैं, जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लॉ है वो कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट ऐसी नहीं कर रहा है जिसके बारे में हमें हम ये बोलें कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो ये एक था हमें यूएस के अंदर देखने को मिला, एडिटोरियल के अंदर हमें देखने को मिला, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं मोटे मोटे तौर पर कि यूएस के अंदर हो क्या रहा है। अगला आर्टिकल है ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब। ये भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल था। इस आर्टिकल को अगर हम मेजर रूप में देखें, इसके अंदर जॉबलेसनेस के बारे में, पॉवर्टी के बारे में एंड बैंक्रप्सी के बारे में बताया हुआ है कि देश की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बैंक्रप्सी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, दिवालिया हो रहा है, ठीक है। इस सब कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखो जो प्रॉब्लम है वो टू फोल्ड है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। पहला तो ये है वैकेंसीज इन द गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग फिल्ड एट अ सफिशिएंट पेस, ठीक है, जितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से सफिशिएंट पेस पर जो है वो भर्ती नहीं हो रही है। यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी हम ये देख सकते हैं, या फिर जो पीएसयू बैंक्स है, ठीक है, उसके अंदर भी यही कंडीशन है कि वैकेंसीज हैं पर भरे नहीं जा रहे लोग, ठीक है, रिक्रूटमेंट उतने बेसिस पर उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये है वैकेंसीज आर बीइंग फिल्ड, दे आर नोटेबली स्क्वीड टूवर्ड्स द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स। अगर जॉब्स में अगर हम लोगों को ला भी रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं कि 4 साल के लिए जॉब है, 10 साल के लिए जॉब है, एंड ये ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया है वेलफेयर स्कीम्स में जो इंडल्ज रहते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, जिनको लो वेज भी मिल रहा है एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको हायर करा जाता है, उनके लिए सोचो कि उनका सिक्योरिटी रीज़न वाइज कितना ज़्यादा हमें जो सिचुएशन है वो ख़राब देखने को मिल रही है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर उनकी लाइफ ठीक होगी एंड सब कुछ सही चल रहा होगा, उसके बाद फिर से वो ख़राब हो जाएगा जब उनकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और वो चली जाएगी। इसमें ये भी बताया गया कि कोविड-19 क्राइसिस में हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें एडिक्वेट हेल्थ केयर कैपिटल को फॉर्म करने की ज़रूरत है, सपोर्ट को फॉर्म करने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, न्यू एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, हमें क्वालिटी जॉब पर ध्यान देना होगा। अब पुश फॉर इन्हांसिंग पब्लिक हेल्थ वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ सोसाइटल एसेट। अगर हम क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ के ऊपर हम ध्यान देंगे,
एंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लेकर आएंगे तो क्रिएशन ऑफ सोसाइटल एसेट ही होगा। जैसे कि आईसीयू बेड की कंडीशन हमें देखने को मिली कोविड के टाइम पर, बेड्स की कितनी कमी थी, ठीक है। हर जगह ये हो रहा था कि कैसे ही बेड अरेंज हो जाए तो जो पेशेंट्स हैं उनको आराम मिल पाएगा, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। और ऑल्सो केसेस एकदम से इतने बढ़ गए थे कि कोई भी सरकार तैयार नहीं थी, इवन वर्ल्ड भी तैयार नहीं था कोविड-19 के लिए। हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। तो इस सिचुएशन से हमने ये सीखा है कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हमें इम्प्रूव करना है एंड उसको हमें पुश करना है। यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम विद पब्लिक हेल्थ केयर वुड ऑल्सो हेल्प सप्लीमेंट इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल जैसे कि आयुष्मान भारत। अगर हम यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम्स विद पब्लिक हेल्थ केयर लेकर आएंगे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आयुष्मान भारत जैसी जो हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो आगे बढ़ पाएंगी, लोगों की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो और भी ज़्यादा बेटर हो पाएगी। ये कह रहे हैं कि जॉब कैपेसिटी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, रिन्यूएबल पावर जनरेशन हो गया जैसे कि, वहाँ पर जॉब क्रिएशन और हो सकता है। फिर उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमें देखने को मिल सकता है कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं। फिर ग्रीन जॉब्स जो हैं, ठीक है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटी है जॉब क्रिएशन की। तो यहाँ पर ये सब बातें कही गई है। लास्ट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जॉब हैव लॉस्ट देयर शाइन, ठीक है। एक होता था ना कि गवर्नमेंट में हमें जाना है, हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, उसकी जो शाइन है वो जाती हुई नज़र आ रही है। एंड वी नीड टू अट्रैक्ट टैलेंट इन द गवर्नमेंट अगर हमें हमारा देश आगे चाहिए, इकोनॉमिकली भी, सोसाइटल बेसिस पर भी, हर बेसिस पर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आर पब्लिक सर्विसेज रिक्वायर मोर डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड डेटा एंट्री क्लर्क्स। हमें हर टाइप के लोग चाहिए। रिफॉर्म एडवोकेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन शुड बी आर दी चैलेंजेस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लास्ट में ये बोला गया कि जय जवान जय किसान की जो बात करती है हमारा देश, ठीक है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा देश जो ऐसा देश है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी देश की इकोनॉमी पर। तो उनको भी हमें क्या करना है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनको भी एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर ओवरऑल बेसिस पर ये बोला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान दो एंड ऑल्सो जो लोग हमारे देश के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हैं उनके ऊपर एम्फोसिस दो। एंड जॉब तो क्रिएट करो ही, बट जॉब के अंदर वो लोग खुश रहें, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। अब यहीं इसी पेज में, पेज नंबर 9 में ही एक डेटा पॉइंट नाम का हमें देखने को मिलता है जहाँ पर प्रॉपर डेटा दिया गया है इंडिया एंड रशिया के रिलेशन का इस समय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो टेंशन चल रही हैं रशिया एंड यूक्रेन की, इनके बीच में इंडिया का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है रशिया से अगर हम देखें। वाइल कोल इम्पोर्ट सर्टेन टाइप सर्ज्ड बाय 345%। देखो ये 100 से भी ज़्यादा है, 286% का बढ़ावा हमें देखने को मिला है क्रूड ऑयल इम्पोर्ट में। फिर उसके बाद 345% का हमें देखने को मिला है कोल इम्पोर्ट में। 7.5% ऑफ इंडियाज़ फ्यूल नीड, यानी कि क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल जो गैस हो गया, ठीक है, अप्रैल 2022 वॉज sourced from Russia compared to 2% और less in many of the previous years, ठीक है। तो पहले 2% के करीब था, अब देखो 7.5% हो गया, कितना ज़्यादा बढ़ गया है। रशिया वॉज इंडिया 6th लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर इन अप्रैल मई 2022 पीरियड, ठीक है। तो एकदम से क्या देखने को मिला कि रशिया हमारा एक ट्रेड में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे इम्पोर्ट्स रशिया से होने लगे। अब देखो यहाँ पर ये टेबल है, इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया ग्राफिकल वे में बताया गया है। 2022 के अंदर क्या स्थिति थी ये बताया गया है। द बिगर द स्क्वायर द हायर द इम्पोर्ट वैल्यू इन मिलियन इन जनवरी अप्रैल 2022 पीरियड, ठीक है। तो ये आप देखिए क्रूड ऑयल का तो बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। फिर अदर टाइप्स ऑफ कोल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ा है। फिर उसके बाद अदर पेट्रोलियम ऑयल्स ये भी बढ़ा है, ठीक है, प्रोजेक्ट गुड्स एंड हर लेवल पर हमें नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स हो गए, फिर एंथ्रासाइड कोल हो गया, फर्टिलाइज़र, सिल्वर, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ा है। शेयर ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ फ्यूल भी आप देख सकते हैं नाइजीरिया एंड कुवैत से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा शेयर ऑफ फ्यूल जो है वो रिड्यूस हुआ है। वेराज अगर हम रशिया का देखें तो 1.6 से फाइनेंशियल ईयर 18 से अगर हम देखें तो वो 2.7 हुआ फाइनेंशियल ईयर 2022 में, एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.5% तक वो पहुंच गया, ठीक है। तो
इन ग्राफिकल वे में ये बताया गया है कि रशिया एंड इंडिया का इस समय क्या ट्रेड वैल्यू चल रहा है, एंड रशिया से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर ऑफ टोटल इम्पोर्ट अगर हम देखें, 4% ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट केम फ्रॉम रशिया इन अप्रैल एंड मई 2022। ठीक है, ये पूरी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ हैं एंड मेजर बताया हुआ है कि कैसे हमें फाइनेंशियल ईयर 18 से कंपेयर में फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ोतरी देखने को मिली है या डिक्लाइन देखने को मिला है। ऐसे ही रैंकिंग हमें देखने को मिली है इन ग्राफिकल वे में कि टोटल इंपोर्ट्स की क्या रैंकिंग है। रशिया वॉज 20th अ टाइम बिफोर, बट अभी वो क्या हो गया है, अभी वो 6th पोजीशन के अंदर आ गया है अप्रैल मई 2022 के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, ऐसे जो ग्राफिकल वेज होती है ना, इनसे हमें पता चल जाता है कि क्या अभी सीन चल रहा है इंटरनेशनली। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि हमें पेज नंबर 12 पे देखने को मिला है, PSU आर व्हीकल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर ये बोला गया है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो क्या कर रही है, वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एंड प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो ऐसा नहीं है कि सभी घाटे में जा रहे हैं, वो एक व्हीकल है सोशल एम्पावरमेंट का, एंड अगर हम उन्हें प्राइवेटाइज करते हैं, जो सोशल एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। ये कह रहे हैं कि जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन है वो ह्यूज रिस्क लेकर आती है इकोनॉमी की तरफ, लोगों की तरफ, एंड इसीलिए हर चीज़ को अगर हम नेशनलाइज करते रह जाएंगे तो अगर हमें आगे जाकर कभी दिक्कत होगी तो हम क्या नेशनलाइज करेंगे, उसके बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एंड रीज़न वाई बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, उसके बारे में बताया गया कि वो डिफरेंट इन पर्सपेक्टिव था, एंड अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेकलेस, वो डिफरेंट इन पर्सपेक्टिव है। ठीक है, एंड ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं आर नॉट जस्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर व्हीकल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। एंड हमें क्या देखने को मिला है, विद टाइम प्राइवेटाइजेशन हुआ है 4 PSUs का, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कंटेनर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, ये सब हुआ है। क्यों हुआ है ये? पुअर वैल्यूएशन की वजह से हुआ है, जिससे इनकी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा बढ़ पाए। तो इस आर्टिकल के अंदर यही था कि प्राइवेटाइजेशन एंड उसके थ्रेट हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगला ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एडवाइजरी लाई है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि ट्रक ड्राइवर्स के राइट्स का ख्याल रखो, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, 4 एरियाज़ में इन्होंने बोला है कि ध्यान देना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोविजन ऑफ एम्यूनिटीज़ कि हम उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, प्रोविजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, इन लेवल पर हमें इनका ख्याल रखना है। एक्सीडेंट कवर की ये बात कर रहे हैं, एंड इट रिकमेंडेड दैट ड्राइवर्स हो गए, को ड्राइवर हो गए या हेल्पर्स हो गए जो कि इंजर हो जाते हैं या हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उनको क्या होना मिलना चाहिए, उनको कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिससे कि हम उनकी एक तरीके से मदद कर पाएँ। ठीक है, एडवाइजरी बोला है कि रेस्ट शॉप एंड ले बाइज विद पार्किंग एरियाज़, रेस्ट रूम प्रोवाइड करने चाहिए हमें, कि वो इतना ज़्यादा जो ड्राइविंग है वो करते हैं, हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि रात में ट्रैवल करते हैं, सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो उनके लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड करो, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी दो, रेस्टोरेंट दो जहाँ पर वो प्रॉपर वे में खा सकें। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इससे रिलेटेड जो एडवाइजरी है वो लेकर आया। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 14 पर, स्टेप अप विजिल टू कंटेन कोविड सर्च सेज सेंटर। देखो, यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा। इस आर्टिकल के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड ही ये बात कर रहा है, पर मेजर बात ये है इसके अंदर कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव कर दिया इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, जिसको कि मैन्युफैक्चर किया है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने फॉर द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़। ठीक है, एंड 18 साल से अबव के जो लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो हमें अलग देखने को मिल रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी के बारे में बात करी गई है। DCGI हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन कोवोवैक्स। ठीक है, कोवोवैक्स जो कि सीरम इंस्टीट्यूट लेकर आया है,
उसको भी DCGI ने एक थम्स अप दिया था इमरजेंसी यूज़ के लिए, बट एज जो है यहाँ पर एज कम है, ठीक है। 7 से 11 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो जाती है कोविड-19 की वजह से, उस टाइम पर कोवोवैक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट लेकर आया। इसको किसने बताया? DCGI ने, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये ही मेन इंपॉर्टेंट बात थी। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, कोस्ट गार्ड स्क्वाड्रन इन पोरबंदर। देखो, कोस्ट गार्ड ने ट्यूसडे को कमीशन किया है 835 स्क्वाड्रन ऑफ इंडिजीनियस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मैक 3 एट द एयर एनक्लेव इन पोरबंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ जो होती है ना उसको देख के बड़ा गर्व सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया। एंड द एयरक्राफ्ट हैज़ दी एबिलिटी, मेन बात यह है कि इनके पास एबिलिटी है कि ये स्विच कर सकते हैं रोल्स को। ऑफेंसिव अगर हमें देखने को मिलता है सिचुएशन, ठीक है, उस टाइम पर ये एक अलग तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। वॉर लाइक सिचुएशन में वर्क कर सकता है, ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है विद हैवी मशीन गन टू दैट ऑफ बिनाइन वन कैरिंग अ मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स। तो मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये हम ऑफेंसिव जो अगर कोई सिचुएशन आ जाती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, ठीक है, उसके अंदर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेर एज इनको नॉर्मल वे में भी, बिनाइन वे में भी, ठीक है, छोटे रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर हमें अगर कोई देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है एंड हमें उन्हें क्या करना पड़ रहा है, तत्काल में हमें एकदम से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट रिज्यूम ट्रायल ऑफ फुल बॉडी सिक्योरिटी स्कैनर। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि दिल्ली IGI जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, वो बन गया है इंडिया की फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर, ठीक है। इसीलिए बेसिकली ये जो न्यूज़ है उसको इंक्लूड किया गया। अब IGI एयरपोर्ट जो है इट हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड ट्रायल ऑफ फुल बॉडी स्कैनर आफ्टर एयरपोर्ट क्रॉस द कंट्री मिस्ड द मार्च 2022 डेडलाइन फॉर डिप्लॉइंग दैम, ठीक है। तो यहाँ पर फुल बॉडी सिक्योरिटी स्कैनर्स की बात करी जा रही है। ये देखो बेसिकली न्यूज़ के अंदर था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो पहली ऐसी एयरपोर्ट बन गई है जो कि एंटायरली रन होती है हाइड्रो एंड सोलर पावर के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था एंड इट वाज आल्सो मेजर स्टेप टुवर्ड अचीविंग द एम्बिशियस गोल कि हम क्या बन जाए, हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हमें एक इंडिया देखने को मिले, वेयर एज पहला हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट देखने को मिले बाय 2030, ठीक है। ये मेन पर्सपेक्टिव था। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, श्रीलंका हॉल्ट्स फ्यूल सेल फॉर 2 वीक। देखो श्रीलंका की सिचुएशन जो है वो बार बार न्यूज़ के अंदर आ रही है, वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, बट इकोनॉमिक क्राइसिस केम फ्रॉम दी पॉलिटिकल क्राइसिस। वहाँ पर जो सिचुएशन है वो कोविड-19 के टाइम से ही वर्स होने लग गई थी क्योंकि श्रीलंका जैसी जो इकनॉमीज़ हैं वो टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड होती हैं एंड टूरिज़्म एकदम से हिट हो गया एंड यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो गई। अब क्या हुआ है, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है लैंड वाइड फ्यूल सेल्स को एंड बोल दिया कि सिर्फ असेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड होगा एंड जो देखो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। मेन बात यह है कि इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश करी है। इंडिया हैज़ सो फार extended nearly $4 billion assistance to श्रीलंका since January 2022, ठीक है। हमने उन्हें लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है जिससे उनकी बेटर हो पाए, फैसिलिटेट किया है लोन डिफरमेंट को एंड बाय वे ऑफ करेंसी स्वैप एंड क्रेडिट लाइन फॉर एसेंशियल इंपोर्ट हम कहीं ना कहीं सामने आए हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो देश है जो बिल्कुल हमारे पास ही है, ठीक है, उसको हम मदद कर सकें। एंड ऑल्सो देखो ऐसी टाइप की जो सिचुएशन हो रही है ना, इसके अंदर आप ये देखो अब जो चाइना है वो इतनी हेल्प नहीं कर रहा जितने हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका की। पहले तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना की तरफ मूव ऑन हो गई, इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना को दे दिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाइना के लोभ में आ गए कि हाँ हमें आगे क्या मिलेगा, हमें अपनी इकनॉमी और भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, हमें और भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट अब जब ऐसी टाइप की सिचुएशन आई है तो इंडिया इनकी मदद कर रही है, तो ये आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, चाइनाज इकनॉमी रिकवरिंग बट फाउंडेशन नॉट सॉलिड। इसके अंदर ये बोला गया है कि चाइना के अंदर
कोविड-19 के बाद हमें देखने को मिला जो सिचुएशन थी वो ख़राब थी, इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही थी, बट अभी क्या है, अभी थोड़ी सी रिकवर हो रही है। पर फिर भी एक सवाल जो है वो खड़ा होता है, जो कि है एम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही लेवल पर हमें जो सिचुएशन है वो ख़राब होती हुई नज़र आई है। दो थोड़ी सी रिकवरी है, बट फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ बोली गई है। उसके बाद ऑयल एड्स गेन्स ऑन डाउट ओवर प्रोड्यूसर्स कैपेसिटी। ऑयल प्राइसेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं कि टाइम टू टाइम अलग तरीके से चल रहे हैं। एंड इसके जो रीज़न है वो है कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि मेजरली हमें देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट करती है ऑयल को, ठीक है, उनकी जो स्थिति है उससे भी कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो कनेक्टेड है। वाइल पॉलिटिकल एनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है लिबिया एंड इक्वाडोर में, ठीक है, इसकी वजह से भी जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो आ रहे हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो क्या कर रहे हैं, वो आउटपुट को और भी ज़्यादा रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही ऐसी कंट्री मिल गई हैं, यही खाली दो ऐसी कंट्री हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक के अंदर, जिनके पास थोड़ी बहुत स्पेयर कैपेसिटी बची है, थोड़ी सी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये उसी का ही बेस्ट जो चीज़ है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्टिकल के अंदर क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ के बारे में बोला है, तो ओपेक कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका ये जो है ये क्या है, बेसिकली एक एक्रोनिम है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद 1960 के अंदर बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला एंड करंटली इसके अंदर 13 मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक इट। ऐसे ही आप हमारे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।